इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर हैं सौम्यकांति घोष। सौम्यकांति सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और सबके टॉप ऑफ द माइंड में इस समय यही चल रहा है कि ये अमेरिका और यूरोप में जो घटनाक्रम हो रहा है बैंकों को लेकर के, क्या ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं लीमन ब्रदर्स टाइप का है, ऐसा है क्या? देखिए, अभी तो ये बोलना ठीक नहीं है कि ये लेमन ब्रदर्स जैसे क्राइसिस है, क्योंकि अभी ये जो क्राइसिस है ये लोकलाइज्ड है और जो साइज ऑफ द बैंक्स है वो भी काफी स्मॉल है और ये लगता है कि ये रिस्क मैनेजमेंट का वजह से हुआ है। लेकिन बात ये है कि जब भी कोई क्राइसिस होता है, वो क्राइसिस अगर सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक रहते हैं तो क्राइसिस जल्दी, बिकॉज ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, तो हिस्ट्री दिखाते हैं कि ये सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी अगर हो जाता है तो वो क्राइसिस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कि दो बैंक्स का फेलियर हुआ है। यूएस फेडरल रिजर्व बैंक इस टाइम ने डिसाइड किया कि वो पहले ही सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कंप्लीट ब्लैंकेट डिपॉजिट इंश्योरेंस सपोर्ट किया है और हम लोग को लगता है कि हम उम्मीद रखते हैं कि ये क्राइसिस जल्दी कंटेंट हो जाएंगे, क्योंकि कल यूरोप में भी जो हुआ है वो भी सही नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यूरोप में थोड़ा सा रिकवरी आया है। सौम्य सर, एक चीज और हो रही है, यूएस के छोटे छोटे बैंक से पैसा निकल रहा है और लोग बड़े बैंकों में जमा कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन में $15 बिलियन लोग जो जमा कर दिया, उनको शायद छोटे बैंकों में डर लग रहा होगा। क्या ये एक अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि छोटे बैंकों के पास लिक्विडिटी कम होगी और बड़े बैंकों के पास एक्सेस लिक्विडिटी आएगी तो वो फिर बॉन्ड मार्केट में पैसे लगाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम बनेगी फिर से? नहीं, ये तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एसिमेट्री जो होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, फाइनेंशियल मार्केट्स में, जो बड़े प्लेयर छोटा प्लेयर, बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों को एक साथ कोएग्जिस्ट करना होता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि पहले आगे चलते ही ये भी एक खतरा हो सकते हैं कि कुछ छोटा बैंक का जो है वो बंद होके बड़े बैंक में वो पैसा चला जाए। तो ये तो प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो फेड का ऑब्जेक्टिव है इस तो थोड़ा सा मार्केट को स्टेबिलाइज करना, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आया। तो किसी भी हालत में फेड नहीं चाहेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वजह से उसको रेट हाइक करना बंद करे। तो क्योंकि पहले अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए फिर इसके ऊपर आरबीआई थोड़ा सा चिंता कर सकते हैं। लेकिन फेड किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि ये एक बड़ा इशू बन जाए जो जिसमें उसका जो टारगेट है, जो इन्फ्लेशन को उनको 2% तक लेके आना है, उसमें कोई खतरा आ जाए। तो सौम्य सर, अगर फेड नहीं चाहता कि कोई बड़ा सिस्टमिक प्रॉब्लम बने, इशू बने, तो फिर उसको बढ़त रोक देनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वो 22 मार्च की बैठक में रेट हाइक नहीं करेगा? देखिए, अभी तो ये ओपन है। पहले जो 50 बेसिस पॉइंट रेट कट का बात हो रहा है वो तो अभी नहीं होगा, दैट इज ऑफ द टेबल। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिचुएशन ऐसे रहे तो 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक मोस्टली एक्सपेक्टेड है। लेकिन मार्केट्स में काफी एंटिसिपेशन है भी कोई भी रेट हाइक ना हो। इवन इनफैक्ट अगर आप फेड का डॉट प्लॉट देखें, मार्केट इज प्राइसिंग इनकी रेट कट जल्दी चालू हो जाए। बट मुझे लगता है कि अगर ज्यादा कोई डिस्टर्बेंसेस ना, तो अगले 2-3 दिन काफी क्रूशल है, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो अगले 2-3 दिन में अगर ऐसे रहे, ज्यादा कोई डिस्टर्बेंसेस, ज्यादा नेगेटिव न्यूज नहीं आए, तो मुझे लगता है कि फेड शायद 25 हाइक करेंगे। और फिलहाल शायद कमेंट्री में उन्होंने ये भी बता सकते हैं कि वो आगे कैसे देख रहे हैं। सौम्य सर, एक चीज और बार बार ये जिक्र में आ रही है कि ये एक्सेस लिक्विडिटी के कारण ये सारा कुछ मामला हो रहा है, महंगाई और ब्याज दरें, ये सब। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट साइकिल का इशू नहीं है, ये दरअसल एसेट बबल का साइकिल है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए स्टार्टअप में और इन सब में बन के आया है और वो एसेट साइकिल अब टर्न होता हुआ दिख रहा है, इसलिए समस्या थोड़ी लंबी खिंच सकती है। आपकी राय क्या है? देखिए, हार्ड क्राइसिस, फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस का एक ही इश्यू होता है कि उसका थोड़ा सा साइकिल लॉन्गर होता है। 2020 में जो पैंडेमिक क्राइसिस था वो एक ही क्राइसिस था जो सिस्टम के बाहर से आएगा, वो हेल्थ क्राइसिस था।
लेकिन 2008 में अगर क्राइसिस देखे वो उसका भी कारण दूसरा था। अभी 20 का भी क्राइसिस अलग है। अभी का भी जो क्राइसिस अब बता रहा है ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम में काफी स्टार्टअप का भी ग्रोथ हुआ है था, बिकॉज पीपल लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड उसमें इनोवेशन पे काफी ज्यादा आगे चला था। तो एक ही बात मैं इसमें बोल सकता हूँ कि क्रेडिट साइकिल बास्ट एंड बूम आर एक बिजनेस साइकिल का पार्ट होता है। जो ऊपर जाते हैं उसको कल नीचे आना ही है। हमको देखना है कि अगर वो ऊपर जाता है ज्यादा तेज जल्दी ऊपर ना जाए और तेज से ऊपर ना जाए, अगर नीचे आ जाए ज्यादा तेज नीचे ना आ जाए। तो इसको स्मूदन करना ही फाइनेंशियल मार्केट्स और रेगुलेटर्स का काम है। और फिलहाल मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये क्रेडिट बास्ट उतना जल्दी नहीं होगा जैसे ये दो बैंक्स में हुआ था, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट्स देखें, कोई भी ब्रोकरेज का रिपोर्ट्स उठा के देख ले, लास्ट ईयर दिसंबर तक सारे लोग इसमें बाय रेटिंग दे रहा था। तो एक दिन में ये चेंज हो जाना ये काफी मुश्किल, आई मीन काफी सरप्राइजिंग और स्ट्रेंज लगता है कि कोई इस शॉक को ठीक से देखा नहीं था। अच्छा, वापस अपने देश पे थोड़ा बात करते हैं। रिजर्व बैंक के सामने एक बड़ा चैलेंज ये हो सकता कमिंग पॉलिसी में कि उसको रेट बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। जो दुविधा यूएस में उससे थोड़ा अलग, लेकिन दुविधा हमारे यहाँ भी है। क्यों है? क्योंकि हमारी जो बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट है, सरकार की बैलेंस शीट है, कंपनीज की, वो बहुत ही स्ट्रांग है। क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन उसकी कॉस्ट ये है कि इन्फ्लेशन के वजह से अब बहुत ज़्यादा ब्याज दरें नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि कुछ धीरे धीरे दिख रहा है कि स्लो डाउन हो सकता है। जैसे कि छोटे टिकट साइज के जो घर हैं 30 लाख तक के लोन वाले, उसमें अब स्लो डाउन दिखने लगा है, वो उतने बिक नहीं रहे हैं। तो क्या आरबीआई को इस बार नई जो अगली पॉलिसी आएगी उसमें अब एक बार स्किप कर देना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए? क्योंकि अगर वो बढ़ाएंगे तो फिर हमारे यहाँ अननेसेसरी एक प्रेशर बिल्ड होगा। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि आरबीआई को अप्रैल में क्या करना चाहिए। पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर सपोजली कि मार्च 22 और 21 में कोई रेट हाइक फेड नहीं करते हैं, अगर फेड रेट हाइक नहीं करते कि देन इट्स एन ओपन एंड शॉर्ट केस कि आरबीआई भी नहीं करेंगे शायद। बट अगर फेड कर देते हैं 25 बेसिस पॉइंट्स, देन आरबीआई को भी ऊपर प्रेशर रहेंगे कुछ करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिलहाल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आरबीआई ने 250 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया है। आरबीआई ने सारे रेट्स को फ्रंट लोड किया है, उसको बेनिफिट्स भी मिला है, हमको इन्फ्लेशन में पहले कंट्रोल मिल चुका। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आरबीआई में एक वेट एंड वॉच पॉलिसी अगर ले कि पुराना जो रेट एक्शन हुआ उसके लिए कितना इम्पैक्ट हुआ है ऑन दी हाउस होल्ड बैलेंस शीट्स और दी अदर थिंग्स, तो उसमें अच्छा होगा। आरबीआई बोल सकती है कि इसके बाद जो इन्फ्लेशन नंबर आने वाला है वो 6% का नीचे जाएंगे। मार्च में इन्फ्लेशन नंबर 5.6 का आसपास रहेंगे और अप्रैल में इन्फ्लेशन नंबर 5 का नीचे रहेंगे। सो मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। तो अगर ये बात आरबीआई देखे कि आगे चलते इन्फ्लेशन नीचे हो जाएंगे, एंड फिलहाल अभी जो दो नंबर्स आरबीआई के पास आया है 6.5 नंबर के आसपास, तो फिलहाल हो सकता है कि आरबीआई डिसाइड करे कि हम थोड़ा सा होल्ड करें, लेकिन वो क्लियरली मार्केट को बोल दे कि हम डेटा डिपेंडेंट है, अभी भी हम सिचुएशन को ठीक से देख रहे हैं, अगर बाद में जरूरत होगा तो हम ऐसे हिसाब से एक्ट करेंगे। तो मार्केट के लिए भी अच्छा होगा, सेंट्रल बैंक पॉलिसी एक्शन के लिए भी अच्छा होगा, और उस पर क्लियर एक मैसेज चलेंगे कि द बैंक आरबीआई इज कम्प्लीटली डेटा डिपेंडेंट। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल सर ये है कि अगर आरबीआई बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है तो उन्होंने अपनी पॉलिसी में पिछली बार कहा था कि उनको नहीं लगता दिसंबर 2023 तक 5% से नीचे कभी इन्फ्लेशन होगा। और अभी फॉरवर्ड लुकिंग में दो इवेंट और दिख रहे हैं, जैसे एक एल नीनो का बड़ा खतरा बना हुआ है कि उसकी वो इन्फ्लेशनरी इवेंट होता है। दूसरा अभी जो नॉन कोर तो ऊपर है ही है, कोर में भी अगर आप देखिए तो बहुत ऊपर है, सब्जियों के दाम भी ऊपर जा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन तो नहीं लग रहा कि बहुत ईज होता हुआ दिख रहा है। देखिए पहले तो बात है कि एल नीनो आ रहा है, लेकिन एल नीनो के साथ फूड प्राइसेस का डायरेक्ट कॉजेशन नहीं है। इनफैक्ट आरबीआई का रिपोर्ट खुद बताते हैं कि एल नीनो का जो ईयर हुआ था उसी टाइम इनफैक्ट बारिश ज्यादा हुआ था। तो ये तो पहला बात है। दूसरा बात यह है कि फूड प्राइसेस के लिए नहीं, आरबीआई का जो कॉन्सेंस है कोर इन्फ्लेशन स्टिकी है, 6% में रुका हुआ है। और मैंने जो डेटा को देखा है मुझे लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है उसको 6% के नीचे आने के लिए, क्योंकि अगर आप 10 साल का एवरेज देखें कोर इन्फ्लेशन का, वो 5.7 to 5.8% है।
तो अगर बहुत भी हम कोशिश करें कोर इन्फ्लेशन को नीचे ले आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद क्या हुआ कि हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर सबको बढ़ गया है एंड कुछ बिहेवियरल चेंजेस हुआ है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आगे चलते, और कोर इन्फ्लेशन जो कॉन्सर्न आरबीआई बताया है, कोर इन्फ्लेशन 6% होने के बाद भी, कंसिस्टेंटली होने के बाद भी अगर आप देखें कि इन्फ्लेशन में जो ऊपर जो चढ़ाई उतराई आ रहा है वो सिर्फ फूड प्राइसेस के लिए ही हो रहा है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन अगर स्टिकी है तो फूड प्राइसेस के लिए हो रहा है। तो जो आप बात बोल रहे हैं कि फूड प्राइसेस की कॉन्सर्न, ऑफ कोर्स फूड प्राइसेस का कॉन्सर्न दोनों साइड में ही रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं नीचे भी रहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ओनियन प्राइसेस लेके कितना हंगामा हो रहा है, क्योंकि प्राइस प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि एक अगर ड्रॉट आती है, अगर एल नीनो आती है, बारिश नहीं होता है, फूड प्राइसेस होता है, तो उसके चलते आरबीआई मे हैव टू ऑल्सो रीथिंक कि कैसे वो रेट एक्शन को देखेंगे। उसी टाइम में नहीं चाहेंगे आरबीआई कि हम रेट बढ़ाते जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द प्रॉब्लम है एक्चुअली बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड इश्यूज अगर ड्राउट होता है। और एक बात मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि ये हमने बहुत दिन से बोल रहा है कि सीपीआई मेथोडोलॉजिकल बहुत सीरियस इश्यूज है, उसको हमको पहले सॉल्व भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसको सॉल्व ना करें, हम एक 10 साल पुराना बास्केट लेके चलते रहे, ये प्रॉब्लम हम बार बार ये से प्रॉब्लम देखेंगे कि सीपीआई नंबर्स लेके काफी डिस्कशन है। अच्छा, एक सेक्टर और है सर जहाँ पे एक बूम दिखा है हमें, वो हाउसिंग है, जहाँ पे बहुत घर बिके और बिल्डर बड़े थे और अफोर्डेबल हाउसिंग में, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी डिमांड की दिक्कत ऐसी लग रही, क्योंकि बिल्डर भी बोलते हैं कि सस्ते घर कम बिक रहे, महंगे वाले ज़्यादा बिकते हैं। तो क्या आगे जाते हुए रियल एस्टेट सेक्टर में आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है? ना देखिए, ये बात तो सही है कि हाउसिंग मार्केट एक एसिमेट्रिक है। उसमें एक सेगमेंट है जिसमें आपको लक्जरी सेगमेंट है, जिसके लिए जो लक्जरी सेगमेंट में जो खरीदारी होता है उसके लिए शायद वो लोग को बैंक्स को उतना पैसा जरूरत नहीं होता है, बिकॉज दे आर बोथ सॉल्वेंट। लेकिन जो एफोर्डेबल सेगमेंट है, उसी सेगमेंट में बैंक्स में लोन जाते हैं। अभी आपको पता है कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक रेट है 250 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ गया है। तो इसके लिए क्या हुआ है, बहुत सारे बोरोवर्स जो नीचे लेवल का है, 30 लाख से 35 लाख का लोन लिया है, उनका ईएमआई भी बढ़ा है, 10 ईयर भी बढ़ा है, और दोनों भी बढ़ चुका है। तो हमने एक रिसेंटली एक एनालिसिस किया था, उसमें हम देख रहे हैं कि नीचे जो एफोर्डेबल सेगमेंट का जो शेयर है हाउसिंग लोन में, वो पैंडेमिक का पहले जितना था उससे काफी ज्यादा कम हो गया अभी। इसका मतलब लगते हैं कि हाउसिंग मार्केट में एक एसिमेट्री आ गया, जहां पर आप एक सेगमेंट में आप देख रहे हैं कि डिमांड के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, और एक सेगमेंट में इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज दीज पीपल आर मोर सॉल्वेंट। तो ये तो ट्रेंड हम देख रहे हैं। लेकिन दादा, अगर बड़े शहरों को छोड़ दें, मेट्रोस को, जहाँ पे लग्जरी घर बिकते हैं 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ वाले, तो छोटे शहरों में जहाँ छोटा टिकट साइज है 40 लाख 50 लाख 60 लाख, वहाँ तो हमको लगता है कि मुश्किल बढ़ने वाली है। प्रॉब्लम हम नहीं बोलेंगे खड़ा होगा, क्योंकि एक हाउसिंग लोन जब एक पूरा साइकिल का होता है, पहले ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं। मैं लगता है कि फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट कम हो कि दिस विल बेसिकली एवरेज आउट ओवर अ साइकिल। लेकिन जो हो सकता है कि टायर 2, क्योंकि इंडियन हाउसिंग लोन मार्केट पे काफी ज्यादा रिकवरी हुआ है आफ्टर पैंडेमिक बिकॉज ऑफ अ लो इंटरेस्ट रेट रेजिम, एंड इससे बहुत ज्यादा हुआ है टायर 2 टायर 3 सिटीज से। तो हो सकता है कि ये टायर 2 टायर 3 सिटीज से जो हो रहा है उसमें हम कुछ स्लो डाउन देख सकते हैं। और अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसे जैसे सेगमेंट है, उसके लिए वो इकोनॉमी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस पर जॉब्स क्रिएट होता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर सीमेंट सेक्टर का डिमांड होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इसके ऊपर तो इम्पैक्ट आया है, लेकिन कैसे फ्यूचर में होगा, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे घटता है, हो सकता है कि ये जो अभी जो फिलहाल जो आपको बर्डन बढ़ गया वो फ्यूचर में कम होगा, स्मूदन आउट होगा एक लाइफ साइकिल के ऊपर। दादा, आखिरी सवाल, हमने बहुत सारी चर्चा की अलग अलग सेक्टर की, लेकिन दुनिया भर में जो हो रहा है हम अपने बैंकिंग सेक्टर की और स्ट्रेंथ को समझना चाह रहे थे। क्रेडिट स्विस में इतना बवाल हुआ, बातचीत हो रही शायद वो यूबीएस में मर्ज हो जाए, बहुत कुछ हो रहा है। हमारे बैंकिंग सेक्टर में, हमारी इकोनॉमी में कोई रेड फ्लैग आपको दिखता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर लेके उतना जाता, क्योंकि इंडियन बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो है कि हमारा फंडिंग रिटेल फंडिंग है, होलसेल फंडिंग नहीं है। जो बाहर का जो
बार बार खतरे होते हैं जहां से कंटेजियन होता है। और दूसरा बात है जो हमारा जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर है वो आज 5 लाख है। ये 5 लाख अगर आप एक एनालिसिस करें बैंकिंग सेक्टर डिपॉजिट में 98% ऑफ द ओवरऑल डिपॉजिटर्स को कवर करते हैं। उसका मतलब जो सारे जो स्मॉल डिपॉजिटर्स है इसको कवर करते हैं। एंड तो इसके लिए क्या होता है, अगर आपके कॉम्प्रिहेंसिव डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज है जो कवर करते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में जो कॉन्फिडेंस है मासेस का वो हर टाइम जारी रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन बैंक सिस्टम को खतरा है। और आगे भी चलते हो सकता है कि हमारे ऊपर कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि बाहर से अगर होगा तो कुछ मार्केट प्राइसेस में, स्टॉक मार्केट में कुछ डेवलपमेंट हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर साउंड है, स्टेबल है, हमारा एसेट क्वालिटी इश्यूज अभी सबसे अच्छा है, क्रेडिट ग्रोथ सबसे अच्छा है, और मुझे उम्मीद है कि आगे चलते भी ऐसे ही रहना चाहिए। ओके, सौम्य गांधी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक रियलिटी चेक हमें देने के लिए कि इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, और हमें उससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम भारतीय बैंकिंग सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।